आ जाओ जी। नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनालिटिकल प्रोसीजर। लाइव वालों आ गए हो वापस? बताओ कमेंट करके। हाँ, मैं लाइव नहीं देख रहा, कमेंट देखूं फिर पढ़ाएंगे कब? अच्छा, यस सर, गुंजन आ चुकी है। नेक्स्ट चैप्टर इज एनालिटिकल प्रोसीजर। देखिए, हम लोग अब शांति, थोड़ा सा हम लोग जब भी किसी अकाउंट का डिटेल टेस्टिंग करते हैं, मतलब नंबर की चेकिंग करते हैं, तो हमारे पास एक तरीका होता है कि हम सैंपल निकालें, सैंपल को चेक कर लें, और जो भी अदर ऑडिट प्रोसीजर है वैल्यूएशन वगैरह के लिए वो लगाएं और अपना सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर लें। दिस इज वन मेथड ऑफ डूइंग ऑडिट, वन वे ऑफ डूइंग ऑडिट। सेकंड तरीका हमारे पास होता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, ऑडिटर किसी एक रिलेशनशिप के बेस पे, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह का ही डेटा हो सकता है, ऑडिटर उस रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करता है। और वो एक रिलेशनशिप ऐसा होता है, वो हमेशा होता है जब तक कोई कॉन्ट्रेरी सिचुएशन ना हो। जैसे सेल्स का और डेटर का रिलेशन रहेगा, अगर किसी चीज पे जीएसटी लगता है तो रिवेन्यू जीएसटी का रिलेशन रहेगा, बैंक में एफडी है तो इंटरेस्ट का रिलेशन रहेगा, हाँ या ना? प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन के सारे एक्सपेंसेस उसके रिलेशन में चलेंगे। तो ऑडिटर क्या करता है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करता है, या किसी एक अकाउंट के बेस पे किसी दूसरे अकाउंट का रिजल्ट कैलकुलेट करता है। दिस इज नथिंग, दिस इज एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि अगर किसी कंपनी में 1000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और उनका लास्ट ईयर का मार्च का सैलरी मान लो 500 करोड़ है, और अब नया साल स्टार्ट हुआ है अप्रैल से मार्च जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, उसके अप्रैल में भी 1000 एम्प्लॉई है और मार्च तक 1000 एम्प्लॉई है, और सैलरी पे आउट भी बिल्कुल सेम है, आपको टीओडी करने की जरूरत क्यों? क्योंकि सर मूवमेंट ही नहीं है। मैं कहता हूं मूवमेंट है, इसको हम रियल लाइफ में बोलते हैं पेरोल वेरिएंस एनालिसिस, मंथ ऑन मंथ वेरिएंस एनालिसिस। अगर मूवमेंट भी है, मान लो लास्ट टाइम 1000 एम्प्लॉय थे, अप्रैल में आके 1020 हो गए, सैलरी इतनी थी इतनी हो गई, तो हम डिफरेंस निकालते हैं, एम्प्लॉय का डिफरेंस और सैलरी का डिफरेंस। उसके बाद एनालिसिस करते हैं कि डिफरेंस क्यों है। रीजन निकल के आता है कि भैया इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉय छोड़कर चले गए जिनकी अप्रोक्सीमेटली सैलरी इतनी थी, इतने नए एम्प्लॉय आ गए जिनकी अप्रोक्सीमेटली सैलरी इतनी है, नेट कर लो, जो कि आपके डिफरेंस के साथ क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। किसी मंथ डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा, वहां पे रीजन इस तरह के हो जाएंगे कि कंपनी ने बोनस दिया है या कुछ और दिया है, वो आपको इवेल्युएट करोगे तभी पता चलेगा। ये क्या है, एक एनालिटिकल, इसमें हमने कोई सैंपलिंग नहीं की। तो एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर हम एक रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं, उस रिलेशनशिप के बेस पे एक अकाउंट का रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं, और उस रिजल्ट को फिर कंपेयर करते हैं किसके साथ, बुक्स ऑफ अकाउंट में जो फिगर आ रहा है उसके साथ। बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं हम इसके क्लास में। अब आप एक बात बताओ, मैंने किसी एक्स अकाउंट का नंबर निकालना है और मैं निकाल रहा हूं किसी वाई के बेस पे, क्या आपको लगता है कि, मैं 100% केसेस में नहीं कह रहा, क्या आपको लगता है मोस्टली केसेस में नंबर 100% मैच हो जाएगा? मोस्टली केसेस में मैच नहीं होगा, मोस्टली केसेस में मैच। तो इसका मतलब एट द इनिशियल स्टेज अगर मैं एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने की सोच रहा हूं, मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई जब मैं कोई नंबर कैलकुलेट कर लूंगा और जो नंबर बुक्स के अंदर रिकॉर्डेड आएगा उनके बीच कितना डिफरेंस मिले, जिसको मैं क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। इट विल डिपेंड ऑन दी मटेरियलिटी, यस और नो। और अगर उससे ऊपर अगर वो डिफरेंस गया तो हम उसे क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि भैया एनालिटिकल प्रोसीजर से मैंने एक रिजल्ट निकाला जो कि बुक के रिजल्ट से बहुत ही ज्यादा वेरी कर रहा है, तो क्या रीजन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसका भी एक एग्जांपल देता था मैं, याद करो डेप्थ लॉजिक टेस्ट का।
डेप लॉजिक टेस्ट के अंदर हम क्या करते थे, एवरेज आउट डेप्रिसिएशन निकाल लेते थे, फिर बुक से कंपेयर करते थे। तो मैंने कहा था रीजन कुछ इस तरह के हो सकते हैं कि सारी एसेट हो सकता है साल के शुरू में बेच दी गई हो या साल के आखिरी में, तो आपका एवरेज फंक्शन काम नहीं करेगा, तो हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो। यहां तक समझ आया एनालिटिकल प्रोसीजर? अब आप मुझे बात बताओ, इस पूरे गेम में सबसे मेन क्या था? इस पूरे गेम में जो हमने एक गेम खेला, ये इस पूरे गेम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? एक तो रिलेशनशिप, दूसरी, हाँ, दूसरा, नहीं दूसरा डेटा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट या पहला ही सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज में फैक्टर था अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। आप रिवेन्यू का नंबर निकाल रहे हो, किस बेस पर निकाल रहे हो? वो डेटा, उस डेटा की रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी मैटर करती है क्या? अगर वो डेटा बेकार है तो आप कितना भी निकाल लो, आउटपुट नहीं निकाल पाओगे, हाँ या ना? आपने इंडस्ट्री का डेटा उठा लिया, एनालिटिकल प्रोसीजर जरूरी थोड़ी ना सिर्फ कंपनी के अंदर ही लगता है। आपने इंडस्ट्री का डेटा उठाया कि भैया सेम बिजनेस में एक इंडस्ट्री ऑपरेट कर रही है। अब एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का ऑडिट कर रहे हो जिसके अंदर आप एयरटेल का ऑडिट कर रहे हो। आपने डेटा उठा लिया एक वोडाफोन का, मैं कह रहा हूं वोडाफोन टेलीकम्युनिकेशन के साथ साथ टावर भी ऑपरेट कर रहा है, यहां पे टावर इंडस के हैं एयरटेल के पास। अब उसके रिवेन्यू फिगर्स या उसके एक्सपेंसेस में दो बिजनेस लाइन आ गई, हाँ या ना? अब उस दो बिजनेस लाइन के डेटा या दो बिजनेस लाइन के फाइनेंशियल के बेस पे अगर मैं एयरटेल का नंबर कैलकुलेट करूं या एयरटेल के नंबर को कंपेयर करूं, रेशियोज निकालूं और मैच करूं, क्या सही है? नहीं। डेटा तो अवेलेबल है बट आपका कंपैरिजन सही नहीं है जी। क्यों? क्योंकि यहां पे दो चीजें आ रही हैं, आप किसी एक चीज को एनालिसिस कर रहे हो, आपके यहां सिर्फ एक चीज है। तो इस केस में क्या करें? आप देखो कि क्या जो वोडाफोन का डेटा है, क्या आप उसे कंपेरेबल बना सकते हो? क्या आप उसको डिसएग्रीगेट कर सकते हो? डिसएग्रीगेशन समझते हो ना? क्या भैया ठीक है उसमें से टावर का हटा दो, क्या डिसएग्रीगेशन पॉसिबल है, कंपेरेबल पॉसिबल है? अगर हाँ तो कर लो। जितना ज्यादा डिसएग्रीगेट कर पाओगे डेटा को उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपने फिर रेलेवेंट डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया। यस और नो? यस और नो? यस। बेटा एक चीज ध्यान रखिए, मेरी क्लास के अंदर खासकर ये चीज होती है, मैं हमेशा बोलता हूं मेरी क्लास में अगर मेरी क्लास का बिगिनिंग किसी ने मिस कर दिया ना 10 मिनट का भी, तो आगे का गया, क्योंकि कनेक्टेड अपना पूरा ना प्रोसेस। तो एनालिटिकल प्रोसीजर में अपने को एक रिलेशनशिप देखना है, उस रिलेशनशिप के बेस पे नंबर निकालना है, नंबर 100% मैच नहीं होता तो एक डिफरेंस भी निकालना है, किसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, अगर उससे आता ऊपर आता है तो इन्वेस्टिगेट। ये पूरा गेम डिपेंड करता है किसी एक डेटा के बेस पे, वो डेटा कितना रिलायबल है, एक्यूरेट है, कंपनी के अंदर है तो उस पर कितने स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स हैं, उसको आप कितना डिसएग्रीगेट कर पा रहे हो, ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि मैं कितना अच्छा रिजल्ट निकाल पाऊंगा। यस और नो? समझ आया यहां तक? फिर आता है कि एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने की टेक्निक क्या क्या है, कैसे कैसे आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हो। तो इसके अंदर बोलता है कि आप क्या क्या कर सकते हो भैया, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्रेंड को एनालिसिस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो। देखो ट्रेंड का मतलब क्या हो गया, पास्ट में कुछ चलता हुआ आ रहा है, अब देख रहे हो कितनी बार आ चुका पेपर में, पास्ट से कुछ चलता हुआ आ रहा है, उसी पैटर्न पे देख लो चीजें करंट में भी चल रही है या, तो मतलब हम पास्ट डेटा को यूज करके करंट को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ट्रेंड एनालिसिस। उसके बाद रेशियो एनालिसिस तो आप लोग पढ़ते ही हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, भाई अलग अलग रेशियोज को कैलकुलेट कर लो, पिछले साल के रेशियोज को, करंट ईयर के रेशियोज को, इंडस्ट्री के रेशियो को, इस क्वार्टर को लास्ट क्वार्टर के रेशियो से मैच कर लो, देख लो भाई उसी उसी फॉर्म में मूव कर रहे हैं क्या, अगर नहीं तो इन्वेस्टिगेट करो। यस और नो? तीसरा आता है रीजनेबलनेस टेस्ट। रीजनेबलनेस टेस्ट के अंदर मैं करंट ईयर का डेटा चेक करता हूं, जैसे पेरोल का मंथ ऑन मंथ वेरिएंस चेक किया, क्या हमने कोई ट्रेंड देखा? हमने करंट ईयर के डेटा से करंट ईयर का ही नंबर कैलकुलेट करना चाहा, दैट इज रीजनेबल। क्या वो रीजनेबल है? क्या मैं कोई टेस्टिंग नहीं कर रहा, मैं कोई टीओडी नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं, रीजनेबलनेस देख रहा हूं कि वो नंबर सही है या रीजनेबल लग रहा है या। डेप्थ लॉजिक टेस्ट क्या है बेटा, ट्रेंड है, रेशियो है, रीजनेबल है। डेप्थ लॉजिक टेस्ट इज ए रीजनेबलनेस टेस्ट, हम एक नंबर निकाल रहे हैं, एक्यूरेट नहीं होगा, हम क्या देख रहे हैं सिर्फ कि रीजनेबल है या नहीं है। समझ आया रीजनेबलनेस टेस्ट?
जिसमें हम पास्ट का डेटा यूज कर रहे हैं करंट का, ट्रेंड में पास्ट का करंट का पास्ट का रेशियो रेशियो वो तो ठीक है। उसके बाद आती है स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। स्ट्रक्चरल मॉडलिंग के अंदर क्या होता है, हम पूरा रो डेटा से समझ लो फाइनेंशियल्स बना रहे हैं, या हम किसी बाहर के डेटा से किसी अकाउंट का नंबर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज माय स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। मैं बाद में रीड करवाऊंगा, यहां से ऊपर से ही देख लो, चलो कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो कवर कर लेंगे। समझ आया यहां तक? सबसे पहले क्या कहता है देखिए, मीनिंग एंड नेचर ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। For the purpose of this essay, the term analytical procedure means evaluation of financial information through analysis of possible relationship among both financial and non-financial data। आपने भैया ठीक है कर लिया। Analytical procedure also encompass, सिर्फ रिजल्ट निकालना काफी नहीं है, ये नहीं कि आपने आउटपुट निकाल के छोड़ दिया, नहीं। Also encompass such investigation as is necessary for identified fluctuations। जो फ्लक्चुएशन है अगर वो आपकी एक एस्टिमेटेड लिमिट से ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई फ्लक्चुएशन और रिलेशनशिप दैट आर इनकंसिस्टेंट विद अदर इंफॉर्मेशन और दैट डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू बाय सिग्निफिकेंट अमाउंट। अगर उससे वेरी कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा जी, उसे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे कैसे लगा सकते हो जी, प्रायर पीरियड की इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सकते हो, एंटीसिपेट बजट वर्सेस एक्चुअल देख सकते हो आप, इंडस्ट्री के डेटा से भी आप कंपेयर कर सकते हो। और इसके अंदर आपको देखना होता है कि भैया जो रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू रहे हमेशा, जब तक कोई कॉन्ट्रेरी सिचुएशन ना हो। पर्पस एंड टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, कुछ जजमेंटल बातें हैं, आपको उसी हिसाब से समझनी है इनको। एनालिटिकल प्रोसीजर कब कब लगाएंगे, सिर्फ एग्जीक्यूशन स्टेज पे लगाएंगे या प्लानिंग एग्जीक्यूशन रिपोर्टिंग तीनों स्टेज पे लगा सकते हो, बताओ। सर हम तीनों ही स्टेज पे लगा सकते हैं, प्लानिंग एग्जीक्यूशन रिपोर्टिंग, तीनों का एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्लानिंग स्टेज में क्लाइंट के पास गया, आई वांट टू अप्लाई एनालिटिकल प्रोसीजर। हम क्लाइंट को बोलते हैं जी आप अपने क्या दे दो, फाइनेंशियल दे दो, ड्राफ्ट फाइनेंशियल, और मेरे पास लास्ट ईयर के साइंड फाइनेंशियल होते हैं, उसके पिछले साल के भी साइंड फाइनेंशियल होंगे, मैं तीनों में डिफरेंस निकालूंगा, परसेंटेज में निकाल लूंगा। अगर मुझे कोई एक ऐसे, भाई मान लो 8% की एक जनरलाइज ग्रोथ रेट आपको सब एरिया में देखने को मिल रही है, बट एक एरिया कोई आता है जहां पे आपको 150% ग्रोथ दिखा, तो आपकी सुई अटक जाएगी ना वहां पे, हाँ या ना? आपको कोई देखा -250%, आप रुक जाओगे, भाई सब कुछ तो 8-10% की रेंज में चल रहा है, ये 150 कैसे है, रुक जाओ। अभी आपने कोई चेकिंग की, अभी आपने कोई टीओडी लगाया, कोई रोमम निकाला, लेकिन एनालिटिकल प्रोसीजर पे ही आपको एक एविडेंस मिल गया, क्या कि इस एरिया में ज्यादा रिस्क, या फिर मुझे इस एरिया की ज्यादा चेकिंग, एक एविडेंस मिला ना। एनालिटिकल प्रोसीजर एट ए प्लानिंग स्टेज गिव यू ए एविडेंस, तो ये प्लानिंग स्टेज पे हो गया। नाउ एट एग्जीक्यूशन स्टेज तो मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल दे ही रखे हैं, पेरोल का एग्जांपल, फिक्स एसेट्स का एग्जांपल, रेंट का एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल, दुनिया भर के एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं। एग्जीक्यूशन में आपको कोई दिक्कत नहीं है। नाउ एट द रिपोर्टिंग स्टेज, रिपोर्टिंग पे मैं क्या करता हूं, रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, सर मैंने अजर्शन लेवल पे टेस्टिंग की, टेस्टिंग अपन अजर्शन लेवल पे करते हैं, एट द एंड हमने पूरे रिजल्ट को कोलेट किया और एक ओपिनियन फ्रेम कर दिया। अब हमें एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, मतलब फाइनल फाइनेंशियल पे। अब इस पे मैं क्या कर सकता हूं, जो इंडस्ट्री का डेटा है उसके साथ हमारे डेटा को रेशियो वेरीफाई कर सकता हूं। भाई हमारा नॉर्मल लॉस 3% आ रहा है, दूसरी का 3.5 आ रहा है, आधा परसेंट, अब आप देखोगे कितना मेटेरियल है, तो आप बाहर से कंपेयर कर रहे हो, ओवरऑल फाइनेंशियल के रेशियोज देख रहे हो आप कि कितना था, जीपी रेशियो क्या आ रहा है, बाकी क्या आ रहा है, तो इससे आप क्या देख रहे हो, फाइनेंशियल ओवरऑल सही बने हैं, या भाई कंफर्ट ले रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, फाइनेंशियल के कंक्लूजन स्टेज पे भी आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रही हो, ये इंश्योर करने के लिए कि जो मैंने एग्जीक्यूशन किया है, जो एविडेंसेस लिए हैं, जो उससे ओपिनियन फ्रेम किया है वो सही है, या बेसिकली मुझे सपोर्ट करता है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर बेटा कितने स्टेज पे लगते हैं, ऑल 3 स्टेज, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग। समझ आया यहां तक? तो देखो आपकी बुक अगर आप देखोगे ना आईसीआई की, तो आईसीआई क्या कहता है कि आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हो टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस व्हेन यूजिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सब्सटेंटिव टेस्टिंग को, अगर मैं सिर्फ सब्सटेंटिव टेस्टिंग बोल रहा हूं तो इट इंक्लूड्स टीओडी एंड एनालिटिकल।
अगर मैं बिल्कुल सिंपल बोल दूं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, दैट मींस वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट एनालिटिकल प्रोसीजर्स। उसके बाद कहता है टू डिजाइन एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर नियर द end of the audit that assists the auditor when forming an overall conclusion as to whether the financial statement are consistent with the auditor understanding of the entity। बेटा इस पे एक नीचे डिटेल क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। ये कह रहा है प्लानिंग स्टेज, एग्जीक्यूशन स्टेज, नियर द एंड ऑफ ऑडिट। अब नियर द एंड ऑफ ऑडिट में देखो यहाँ कंटेंट नहीं है तो यहाँ स्टार लगा लो। पेज नंबर बताएगा कोई? कौन सा बेटा? ये रहा, ये पढ़ लो उसके साथ। एनालिटिकल प्रोसीजर दैट असिस्ट व्हेन फॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन। ओवरऑल कंक्लूजन मतलब रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग पे भी हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं ये देखने के लिए कि जो काम मैंने किया है वो सही है या नहीं। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट को हम ऑडिट की भाषा में क्या बोलते हैं? कोरोबोरेट कर रहा है। या फिर ये ऐसा भी बता सकता है कि भैया देखो आपने टेस्टिंग में तो सब सही बता दिया लेकिन एक्चुअल में कुछ मिसस्टेटमेंट रेशियोज के हिसाब से है, हाँ या ना? इंडस्ट्री के एक्सपेंसेस इन कंपेयर टू प्रोडक्शन इतना परसेंट आ रहा है, आपकी कंपनी ज्यादा रिपोर्ट कर रही है जबकि आपको चेकिंग में कुछ भी नहीं मिला। बट एनालिटिकल प्रोसीजर आपको एक हिंट दे रहे हैं कि भैया खर्चे आपके, तो हो सकता है वो आपको ऐसा रिस्क बता दे जो आपने प्रीवियसली रिकॉग्नाइज नहीं किया और अब इन रेशियोज की वजह से आप क्या कर लो, अपनी चेकिंग को वापस जाकर देख लो। तो एनालिटिकल प्रोसीजर तीनों स्टेज पे लगते हैं। क्लियर है? इसको रिमूव कर लो, दिस इज नथिंग, दिस इज दिस पैराग्राफ। अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चंस पे। फैक्टर्स टू बी कंसिडर फॉर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। सब्सटेंटिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर करो बेटा, हेडिंग गलत है। सब्सटेंटिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। सबसे पहले क्या देखोगे जी, क्या फैक्टर कंसिडर करोगे कि डेटा अवेलेबल है या क्या वो डेटा को मैं डिसएग्रीगेट कर सकता हूं या नहीं कर पा रहे हो तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। आपको उसको डिसएग्रीगेट तो करना ही, एक रेलेवेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन का इनपुट बनाओगे तभी एक रेलेवेंट यूजफुल आउटपुट निकाल पाओगे। उसके बाद क्या कहते हैं, अकाउंट टाइप। बेटा क्या हर एरिया में एनालिटिकल लग जाएगा? आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे सैंपलिंग में मैंने आपको सिखाया कि सैंपलिंग लगाने से पहले सैंपलिंग डिजाइन होगी कि किस अजर्शन पे लग सकती है, लग भी सकती है या नहीं लग सकती, किया था ना डिजाइन, फिर उसके बाद साइज देखा था। ऐसे ही एनालिटिकल प्रोसीजर इज एन ऑडिट प्रोसीजर। आपको देखना पड़ेगा किस अकाउंट पे एनालिटिकल प्रोसीजर लगाऊं, लगेगा भी या नहीं लगेगा। उस अकाउंट की, क्या उस अकाउंट में पूरे पे लग जाएगा? एक एग्जांपल लेते हैं, इन्वेंट्री। बेटा एनालिटिकल लगेगा? आंसर इज यस। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने बोल दिया आंसर इज। क्या एनालिटिकल प्रोसीजर से पूरे अकाउंट पे कंफर्ट ले लूंगा? आंसर इज नेवर, नेवर। क्यों जी? आप बहुत स्मार्ट हो, आप, अच्छी बात है। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस हमारी एक अजर्शन होती है बेटा बैलेंस शीट अकाउंट की, उस पे मैं एनालिटिकल प्रोसीजर से कैसे कंफर्ट लूंगा? एग्जिस्टेंस का मतलब समझते हो? एग्जिस्टेंस का मतलब बेटा, आपका नाम क्या है? पीयूष। पीयूष आज ऑडिट की क्लास में आया नहीं आए, पापा जी को एग्जिस्टेंस वेरीफाई करना है। आप कहोगे ठीक है जी अटेंडेंस दिखा दो। बेटा दिस इज नॉट ए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर फॉर दिस अजर्शन। इसके लिए उनको लाइव क्लास में आके फिजिकली देखना पड़ेगा, हाँ जी सुपुत्र बैठे हैं यहां पे। बात समझ आ रही है? तो एनालिटिकल प्रोसीजर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को देखकर मैं कैसे बताऊंगा कि इन्वेंट्री एक्चुअली में वहां रखी हुई है 31 मार्च को? नहीं बता सकते। क्या करना पड़ेगा? या तो फिजिकल वेरिफिकेशन, किसी थर्ड पार्टी के पास है तो कंफर्मेशन, या हम जाके ऑडिट करेंगे, या फिर एक और पॉइंट आता था क्या, सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट SA 402, याद है? ये सब पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो मतलब ये है कि एनालिटिकल प्रोसीजर भी मुझे देखनी पड़ेगी किस अकाउंट पे लगेगी और उस अकाउंट के किस अजर्शन पे लगेगी। वैल्यूएशन, हो सकता है वैल्यूएशन पे थोड़ा कंफर्ट मिल जाए, बहुत ज्यादा ना मिले, मिल सकता है लेकिन वैल्यूएशन पे, बट एग्जिस्टेंस पे तो फॉर श्योर। बैलेंस शीट पे मिलेगी, P&L पे मिलेगी, ये भी देखना पड़ेगा। बैलेंस शीट के हर अकाउंट को आप रिलेट नहीं कर सकते, बताओ कैसे? क्योंकि जो बैलेंस शीट, मैं पूछ नहीं रहा, ज्यादा टाइम खिंच जाएगा। जो बैलेंस शीट होता है ना हमारा, एक्यूमुलेटेड बैलेंसेस होते हैं, यस और नो? भाई मेरा फिक्स एसेट पिछले साल 20,000 करोड़ का आ रहा था, इस साल 40,000 करोड़ आएगा क्या? है? नहीं, हो सकता है 20 ही रहे।
लेकिन मेरा रेवेन्यू पिछले साल 20,000 करोड़ था, क्या इस साल ही 20,000 करोड़ आएगा क्या? बेसिकली रेवेन्यू जो है वो एक साल की ट्रांजेक्शन है। तो आप ये बोल सकते हो भाई पिछले साल अगर आपने 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सेल किया है, तो इस साल अगर आपके बाकी खर्चे बढ़ रहे हैं तो आपने रेवेन्यू कितना बढ़ाया, आप एक रिलेशनशिप मैच कर सकते हो। लेकिन फिक्स एसेट्स के साथ कैसे रिलेशनशिप मैच करूंगा, नहीं कर सकते आप। तो आपको अकाउंट भी देखना पड़ता है, थोड़ा और अंदर जाए तो अकाउंट के अंदर अजर्शन भी देखनी पड़ती है। तो क्या क्या पॉइंट हुए बेटा अभी फैक्टर्स के अंदर? नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, डिसएग्रीगेशन, अकाउंट टाइप, सोर्स, कहां से ले रहे हो, हाँ सोर्स देखना पड़ेगा या नहीं देखना पड़ेगा बेटा? बिल्कुल देखना पड़ेगा जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसी क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन का एनालिटिकल करने लग गए जो कि आपके लिए हाई रिस्की है, जो कि क्या है, हाई रिस्की है, एस्टिमेशन कोड्स हैं, तो वहां पे आप एनालिटिकल नहीं लगा पाओगे। एस्टिमेशन कोड का एक एग्जांपल दो, प्रोविजन, एनालिटिकल लगाओगे वहां पे? नहीं, वहां पे एनालिटिकल नहीं लगेगा। प्रिडिक्टेबिलिटी, कि भाई उस एरिया को मैं कितना प्रिडिक्ट कर पाता हूं, ये भी एनालिटिकल प्रोसीजर के रिजल्ट को इंपैक्ट किसी एरिया को आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, एनालिटिकल लगेगा? नहीं लगेगा। और उस एरिया का रिस्क कितना है, अगर मान लो रिस्क कम है, आपने बताना है सोचकर। अगर रिस्क कम है, लेट्स से एग्जांपल रेंट, तो मैं एनालिटिकल प्रोसीजर लगाता हूं एंड आई फील आई ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। बताओ मुझे, शुड आई परफॉर्म टीओडी और नो? टेल मी, गिव मी द आंसर प्लीज, लाइव वाले सभी स्टूडेंट भी देंगे। नो, क्यों? क्योंकि मुझे एनालिटिकल से कंफर्ट मिल गया। दूसरा रिवेन्यू, जहां पे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है, मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर लगाया, लेट से मुझे कंफर्ट मिल गया किसी एक अजर्शन पे, क्या उस अजर्शन पे टीओडी लगाऊं? यस। क्यों? क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, हाई रिस्क है। हो सकता है आपको एनालिटिकल से कंफर्ट तो मिल रहा है, बट स्टिल हाई रिस्क है, तो आप नहीं चाहोगे कि मुझे और कंफर्ट मिले, ये दिल मांगे मोर, डिजायर लेवल ऑफ एश्योरेंस। तो भैया एनालिटिकल भी लगा लिया, क्या लगा लो, टीओडी भी लगा लो, तो दोनों को मिक्स करके लगा लो। तीसरा एग्जांपल, कोई एक एरिया है इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट इनकम, मैंने पूछा क्लाइंट से भैया कितने का लोन ले रखा है, क्लाइंट ने लोन अमाउंट बताया, मैंने इंटरेस्ट रेट मारा, निकल के आ गया, रिकैलकुलेशन, मैच कर लिया, ठीक है। या कोई एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस, घूमने फिरने के खर्चे, हमने उस पर सैंपल मारा, आइडिया में डाल के 20 सैंपल निकल गए, हमने चेक कर दिया, टीओडी कर दी। क्या एनालिटिकल करूं? क्या एनालिटिकल करूं? नहीं सर। तो दिस डिपेंड्स ऑन ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट। अगर उसको एक एरिया के अंदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर मिल रहे हैं, किससे, टीओडी से, तो ठीक है भैया, आप दूसरा मत लगाओ। एक एनालिटिकल से मिल रहे हैं तो दूसरा मत लगाओ। अगर कोई रिस्की एरिया है तो वो डिसाइड कर सकता है कि मैं एनालिटिकल भी लगाऊंगा और टीओडी भी लगाऊंगा। तो इट डिपेंड्स ऑन रिस्क एज वेल। तो ये आपके क्या थे, और भी कोई फैक्टर है क्या? ये आपके क्या थे बेटा, फैक्टर्स टू बी कंसिडर। कौन कौन से हैं बताना जरा? अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, कोई भी 4-5 याद करके जाना, डिसएग्रीगेशन, अकाउंट टाइप, सोर्स, प्रेडिक्टेबिलिटी, नेचर ऑफ अजर्शन एंड व्हाट कुड गो रॉन्ग। जैसे ये कह रहा है देखो, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन पे हो सकता है आप कंफर्ट ले लो, लेकिन राइट एंड ऑब्लिगेशन पे एनालिटिकल से नहीं ले पाओगे। इसमें आप एग्जिस्ट राइट एंड ऑब्लिगेशन पे ले पाएंगे क्या? अरे नहीं भाई, उसके लिए तो आपको इनवॉइस देखना, अगर लैंड गए तो रजिस्ट्री के पेपर देखने पड़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टेक्निक डिस्कस हो गई थी, रीड करने की जरूरत है मुझे टेक्निक। एनालिटिकल प्रोसीजर अगर आप एज ए सब्सटेंटिव टेस्ट यूज करते हो तो वही फैक्टर में से ही पॉइंट निकल के आए हैं कि आपको देखना है कि सुटेबल है भी, या क्या डेटा रिलायबल है, या एक्सेप्शन देखनी है और डिफरेंस को क्या करना है आपने, एक्सेप्शन के साथ जो भी आपने एक्सपेक्टेड अमाउंट थी उससे कंपेयर करना है, और ज्यादा है तो इन्वेस्टिगेट करना है। ये कुछ जनरल ट्रांजेक्शन है, आपने इसका आंसर करना है। कंसेप्ट नंबर 4 जनरल बातें करता है अलग अलग चीजों पे। सबसे पहले कहता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर जनरली मोर एप्लीकेबल टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन दैट टेंड्स टू बी प्रेडिक्टेबल ओवर टाइम। आप एनालिटिकल प्रोसीजर स्मॉल ट्रांजेक्शंस या स्मॉल अकाउंट पे लगाना चाहोगे या बड़े अकाउंट्स पे लगाना चाहोगे? बड़े अकाउंट पे। बिल्कुल सही बात है ये, हाँ या ना? फिर कहता है कि इन सम केसेस इवन इन अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मोड मे बी इफेक्टिव एज एन एनालिटिकल प्रोसीजर। कह रहा है कि कुछ कुछ केसेस में ना एक बहुत ही प्रेडिक्टिव मोड भी इफेक्टिवली काम कर जाता है एज एन एनालिटिकल। भाई एनालिटिकल प्रोसीजर के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं ना, जैसे हमने बात की रेंट एक अलग एनालिटिकल है, पेरोल एक अलग एनालिटिकल है, डेप लॉजिक एक अलग एनालिटिकल है,
रेवेन्यू का प्रोडक्शन के साथ रिलेशन में नंबर्स निकालना एक अलग एनालिटिकल है। अब एक बात बताना, एक मैं निकाल रहा हूं एनालिटिकल रेंट, एक मैं एनालिटिकल लगा रहा हूं रिवेन्यू पे, दोनों का कंफर्ट लेवल सेम होगा अलग होगा? अलग होगा ना। तो कह रहे कभी कभी तो एक अनसोफिस्टिकेटेड प्रिडिक्टिव मोड भी ना एक अच्छा एविडेंस दे जाएगा आपको, हालांकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं जिसमें आपको कुछ और करने की जरूरत, लेकिन दूसरे एरिया में जो मेरे सिग्निफिकेंट और हाई रिस्क स्कोर्स हैं वहां पे हो सकता है कि आप एनालिटिकल के साथ दूसरा भी टीओडी लगाओ। डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस। The determination of suitability of particular analytical procedure is influenced by the nature of assertion and auditor assessment of risk of material। भाई कोई एनालिटिकल प्रोसीजर मेरे लिए रेलेवेंट है भी या नहीं, मुझे लगाना चाहिए या नहीं, ये किन चीजों पे डिपेंड करेगा? मटेरियलिटी, रोमम, आपका जजमेंट, यस और नो। कह रहे हैं आप एनालिटिकल प्रोसीजर टीओडी के साथ भी लगा सकते हो। तो ये जनरल था, बस इसको आपको रीड करना है। अगला कंसेप्ट आता है एक्सटेंट ऑफ। पहले हमेशा जब भी आप कोई भी चैप्टर करें ऑडिट का, क्वेश्चन पे टाइम लगाना है, आंसर खुद से सोचना है, देन यू हैव टू रीड। कंसेप्ट क्या कह रहा है? एक्सटेंट। अगर फैक्टर का क्वेश्चन किसी को समझ आ गया ना, पूरा चैप्टर ही उसी में से निकल के आता है टेक्निक को छोड़कर। क्या बोला मैंने? अगर आपने फैक्टर्स को लॉजिकली समझ लिया, एनालिटिकल प्रोसीजर को लॉजिकली समझ लिया और फैक्टर वाला क्वेश्चन कर लिया, बाकी सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे कहां से? फैक्टर से, बस एक टेक्निक को छोड़कर, वो 4 टेक्निक अलग है। क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, कि आप एनालिटिकल प्रोसीजर के रिजल्ट पे कितना रिलाय करोगे, किन पे डिपेंड करता है? फैक्टर से निकाल के दो, किन पे डिपेंड करता है? उस डेटा इनपुट के सोर्स पे, उस इनपुट के अंदर कितना प्रिडिक्टेबिलिटी, उस अकाउंट का कितना प्रिडिक्टेबल नेचर है उस पे, डेटा को कितना डिसएग्रीगेट कर पा रहा हूं उस पे, डेटा के ऊपर कितना कंट्रोल है, उसका सोर्स क्या है, उन पर। ये सारे पॉइंट मैंने कहां से निकाले जी? फैक्टर से। हाँ या ना? तो आपने वहीं से ही पॉइंट निकाल के 4-5 इसमें लिखने हैं। उसके बाद इवैल्यूएशन। अब आप बताओ, जब मैं किसी एरिया में एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहा हूं, क्या मैं 100% सही एस्टिमेट कर सकता हूं? बिल्कुल प्रिसाइज तो नहीं कर सकता, सफिशिएंटली प्रिसाइज कर सकता हूं। तो इवैल्यूएशन ऑफ वेदर द एक्सपेक्टेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज। अगर सफिशिएंटली प्रिसाइज भी नहीं कर पा रहे हो, फिर तो एनालिटिकल का कोई मतलब ही नहीं है। आया ना? फिर तो टीओडी लगा लो, यस और नो। matters relevant to the auditor evaluation of whether the expectation can be developed sufficient precisely to identify a misstatement that when aggregate with other misstatement may cause the financial statement to be materially misstated। आपके एग्जाम में करेक्ट इनकरेक्ट में एमसीक्यू में आएगा प्रिसाइज, तो आपने वर्ड याद रखना है, प्रिसाइज नहीं, क्या? सफिशिएंटली प्रिसाइज। ये बात आपको याद रखना है। कह रहा है कि ये किन चीजों पे डिपेंड करेगा? नंबर 1, द एक्यूरेसी विद विच द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कैन बी प्रेडिक्टेड। भाई आप कितना प्रिसाइसली निकाल पाओगे, ये आपकी डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन पे भी तो डिपेंड करता है ना, यस और नो। अगर आपने वो सही किया तो आपका रिजल्ट एक्यूरेट निकलेगा, मतलब 100% नहीं, बट मे बी 95 to 100% के बीच में। इसलिए कह रहा है कि अब ये एग्जाम्पल ले रहा है, आप यहां पे सिंपल एग्जाम्पल रख सकते हो कि हम एक ग्रेटर कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहां पे? रेंट में और इंटरेस्ट में, एज कंपेयर टू रेवेन्यू। तो आप अपना एग्जांपल ले सकते हो। द डिग्री टू विच इंफॉर्मेशन कैन बी डिसएग्रीगेटेड, जितना ज्यादा आप डिसएग्रीगेट करोगे मेरा प्रिसाइज रिजल्ट निकलेगा, यस और नो। द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई फैक्टर में से सारे पॉइंट आए हैं, कोई अलग पॉइंट है? सारे पॉइंट सेम है। आगे कहता है अमाउंट ऑफ डिफरेंस ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट। रिकॉर्डेड अमाउंट मतलब लिख लो अगर किसी को नहीं पता तो, जो एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रही है। फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू जो मैंने डेवलप की है, दैट इज एक्सेप्टेबल। निकालनी पड़ेगी क्या? निकालनी पड़ेगी क्या? एक ऐसा डिफरेंस का अमाउंट, एक ऐसा डिफरेंस का अमाउंट, किसमें डिफरेंस? रिकॉर्डेड वैल्यू वर्सेस जो जिसको आप क्या कर लोगे? एक्सेप्ट कर लोगे। ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। देखिएगा, अगर ज्यादा आ रहा है तो क्या करोगे?
अगर ज्यादा आ रहा है तो क्या करोगे? एक क्वेश्चन चलो आपसे ही पूछता हूं, बता पाते हो क्या? बुक्स बंद करना, टेस्ट, एक छोटा सा टेस्ट आपके दिमाग का। भाई आपने कहा ठीक है जी, हम एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल लेंगे जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे मेटेरियलिटी के बेस पे निकालें, चाहे रिस्क के बेस पे निकालें, चाहे जजमेंट के बेस पे निकालें, जिसपे मैं कोई फर्दर ऑडिट ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई नहीं करूंगा। यही तो बात है ऐसे 330 की। अब आप मुझे ये बताइए कि वो डिफरेंस ज्यादा है, तो आपने कहा इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्वेश्चन है कैसे करोगे? हैंड रेस करके बताएंगे सिर्फ। लाइव वाले आप भी कमेंट करें, बताओ बेटा कैसे करोगे? इन्वेस्टिगेट करना है, कैसे करोगे? डिफरेंस ज्यादा है, क्या करोगे? हाँ तो बोलो ना ये बात, क्या करोगे? भाई मैनेजमेंट से पूछेंगे। अब इसको टेक्निकल लाइन में बताओ क्या बोलते हैं? इंक्वायरी। हाँ या ना? दिमाग से पूछोगे तो आंसर निकलेगा, सिर्फ किताब देखोगे घंटा कुछ नहीं समझ आएगा। या अपने आप को फील करोगे यार मुझे कुछ याद नहीं रहता। अरे भाई तूने कितनी बार सोचने की कोशिश की है? कंसेप्ट की हेडिंग देखकर सबसे पहले ये सोचो कंसेप्ट किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑडिट में यूज होता है, फिर सोचो कि अब मैं क्या करूंगा एज एन। अपने आप को एक आर्टिकल समझोगे, ऑडिटर समझोगे तो आंसर निकलेगा। निकला ना? आपने कहा जी डिफरेंस बड़ा आ गया, अब सोचो यही पेपर का क्वेश्चन है, पेपर में पूछ भाई बताइए जरा क्या आएगा आंसर। अरे भाई अपने दिमाग से पूछना कि एक्चुअल रिजल्ट जिसको तो एक्सेप्ट कर सकता था, डिफरेंस बड़ा आ गया, अब क्या करें? क्या करें? इंक्वायरी करो, ठीक है जी। इंक्वायरी इज अलोन सफिशिएंट? इंस्पेक्शन करो, उसके बाद फाइनल रिजल्ट देखो, आंसर देखो जरा। तो अपने आप से, अब मैंने तो नहीं बताया ना ये, आंसर देखो जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर जहां डिफरेंस की इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट का डिफरेंस का आंसर देखो जरा। क्वेश्चन नंबर concept number 8, if analytical procedure performed in accordance with SA 520 identify fluctuation or relationship that are inconsistent with the other information or that differ from the expected value by a significant amount, the auditor shall investigate such difference by making inquiry of management and obtaining appropriate audit evidence relating to management response, मतलब inspection. Audit evidence relevant to management response may be obtained by evaluating those responses, taking into account the auditor understanding of the entity and its environment, दोनों को understand करते हुए, and other audit evidence obtained during the course of audit. और जो आपने पहले लिया उनके साथ आप कंपेयर कर लो। और अगर आपको लगता है कि भैया यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मैनेजमेंट रिस्पॉन्स, तो आप अदर ऑडिट प्रोसीजर्स लगा लो। तो स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ। थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश करोगे, ट्राई करोगे, एक बार नहीं आएगा रीड करोगे, पहले रिवीजन में नहीं आया कोई बात नहीं, सोचो फिर रीड करो, दूसरे रिवीजन में 100% आएगा, 101%। दूसरे में सर 100% में से 50% में आया, कोई बात नहीं, तीसरे में 50 में आएगा। बोला है ना मैंने क्लास के स्टार्टिंग में, दो सब्जेक्ट को कौन कौन से? ऑडिट और अपने साथ अपनी माशुका की तरह लगा के रखना। आसान है सब्जेक्ट, बहुत आसान है, बस दिक्कत यही है हम पढ़ नहीं पाते। हमें जितनी बार पढ़ना है, हमें जितनी बार रिवाइज करना है, जितनी बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वो लैक रह जाता है, लैकिंग रह जाती है, उसकी वजह से नंबर नहीं आते। ये हो गया था हमारा डिफरेंस, हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया और आपको एक अमाउंट निकाल के रखना है जिसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद आता है, ये आपके पेपर में भी आ सकता है, कंसीडरेशन स्पेसिफिक टू पब्लिक सेक्टर एंटिटीज, फालतू का थर्ड क्लास क्वेश्चन। ये कहते हैं आपने समझा दिया एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है, समझ आ गया हमें, लेकिन पीएसयू के केस में क्या कुछ ध्यान रखने की जरूरत है? हाँ जी, पीएसयू मतलब, अरे फुल फॉर्म ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनियां। तो ऐसे केस में दो चार चीजों का ध्यान रखो। नंबर वन, जो रिलेशनशिप रिलेशनशिप की आप बात कर रहे हो ना, जो एक नॉर्मल कंपनी के केस में रिलेशनशिप होता है, हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे सरकार कोस्ट प्लस मार्कअप पे काम कर रही हो सकता है ना, हो सकता है सरकार ने ही क्या दे रखी हो, पीपीएन नहीं दे रखा हो। तो जो बाकी सारे ये इस तरह के एनालिसिस हो सकता है पीएसयू के केस में आप ना कर पाओ, लेकिन हाँ इसके अलावा जो अदर एनालिसिस होते हैं, रेंट का, पेरोल का, अदर एक्सपेंस का, वो सारे एनालिसिस आप कर सकते हो। तो ये दो घिसे पिटे पॉइंट डाले हैं कि जो रिलेशनशिप नॉर्मल इंडस्ट्रीज में होते हैं वो हो सकता है आपको यहां ना मिले, हो सकता है एक्विजिशन ऑफ एसेट्स वगैरह सरकार ने दे दी हो तो उसके बीच में आपको कोई रिलेशन ना मिले, हो सकता है पीएसयू के केस में कोई इंडस्ट्री का डेटा ना मिले, हो सकता है ना। तो ये बेसिक पॉइंट थे, बाकी हाउएवर अदर रिलेशनशिप में भी रेलेवेंट। तो ये था आपका एनालिटिकल प्रोसीजर।